साउंड कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज में आज सुनिए रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री लुबना सलीम से रेणु चतुर्वेदी की टेलीफोन पर हुई फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपकी फिल्म ओ माय गॉड में परेश रावल जी की एक्टिंग के बारे में और किस तरह से वो कैरेक्टर में जाते हैं और बिल्कुल जैसे लगता है कि जी रहे हैं। शूटिंग के समय का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? परेश रावल जी मेरे लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल है, इसलिए कि आज तक उन्होंने जो कुछ भी काम किया और हम सभी देखते हैं, हालांकि सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं, हर रोल में उनको महारत हासिल है। मतलब ही सो गुड, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो वही हैं, वो वही बन सकते हैं वो कैरेक्टर, और कोई नहीं बन सकता है। बिल्कुल। तो जब वो कांजी भी बने थे तो एक सेकंड को भी ये नहीं लगा था, हालांकि वो खुद गुजराती हैं, लेकिन एक सेकंड को भी ये नहीं लगा कि वो जिस भूमिका में इशू को लेकर बात कर रहे हैं उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है जी। तो वो हमेशा हर रोल को अपना भी लेते हैं और ऐसा लगता है कि जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं, इसीलिए आपको वो इतनी इफेक्टिव लगती है। और हर एक्टर का, हर अच्छे एक्टर का मुझे लगता है का सक्सेस मॉडल यही होता है कि जब आप उनसे सिर्फ प्रभावित ही ना हो, वो जब आप उनकी वो जो बात कह रहे हैं उसको समझ जाए, जब वो अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं एक आम आदमी के सामने, और वो अगर बात हमारे समझ में आ जाती है तो एक्टर का काम वहां पर जाकर पूरा समझ में आता है कि यस ही इज अ गुड एक्टर। स्वामी जी एक बात बताइए, भगवान ने ही ये भगवत गीता कही है और भगवत गीता में जो भी कहा गया है वो सब सच है? 100%। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा कि पूरी सृष्टि का सर्जन मेरी इच्छा से हुआ, इसका विनाश भी मेरी इच्छा से होगा, ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है, इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। और ये देखिए मिलॉर्ड, ये बाइबल में भी कहा गया है, आयजा चैप्टर 54 वर्स 16, See, it is I who have created the smith who blows the fire of coals and produces a weapon fit for his purpose. I have also created the ravager to destroy. ये देखिए, ये कुरान शरीफ में भी है। सूरह जलजला 99 आयत 1 से 8 में भी लिखा है कि जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और जमीन अपने अंदर के सारे बोझ को निकालकर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये उसको क्या हो रहा है, उस दिन वो अपने ऊपर बीते हालात बयां करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का आदेश दिया होगा। रब ने। इन सारी बातों का मतलब एक ही होता है मिलोन, कि ये भगवान द्वारा किए हुए भूकंप से ही मेरी दुकान गिरी है। मतलब इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड, ये सब ऊपर वाले की करनी है। और मेरे साथ साथ जिन लोगों का नुकसान ऊपर वाले की वजह से हुआ है, उन सब के पैसे भी ऊपर वाला ही देगा। एक्टिंग और उसकी बात अगर करें तो आप उसमें गुजराती बनी हैं और लोग ऐसा मानते हैं, और अगर हम बात करें फोटोग्राफ की और कुछ आपके धारावाहिकों की तो उसमें आप गुजराती बिल्कुल लगती हैं। देखिए ये इंडिया में रहने का कमाल है, मैं गुजराती भी हूँ, मैं मराठी भी हूँ, मैं गुजराती भी उतनी ही अच्छी से बोल लेती हूँ, मराठी भी उतनी ही अच्छे से बोल लेती हूँ, अंग्रेजी भी कर सकती हूँ, मतलब आप कहें तो फिर उर्दू भी बोल लेती हूँ, हिंदी बोल लेती हूँ। दैट इज द क्वालिटी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में अगर आप रह के और आप 4 भाषाएं ना सीखें तो फिर क्या फायदा। क्या बात, क्योंकि ये तो हमारी धरोहर है, ये तो हमारे कल्चर का हिसाब है। हम मातृभाषा एक होती है, बोलने की भाषा अलग होती है, और आजकल तो हम 4 भाषाओं में एक सेंटेंस में 4 भाषाएं इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये बात भी है, बिल्कुल सही। तो गुजराती लगना, ये जो शुरुआत हुई मेरी, ये शुरुआत हुई थी, मेरा एक सीरियल था बाप बहू और बेबी, उस समय लीला भाभी का कैरेक्टर करती थी। अब सीरियल्स के साथ में ये होता है कि चूंकि वो 4.5 साल तक चला और उसमें गुजराती फैमिली की कहानी थी और वो सीरियल बहुत बड़ा हिट था, तो हर किसी को ये देखिए, जब किसी कैरेक्टर को अपनाते हैं ना लोग तो बड़े खुले दिल से अपनाते हैं और बिल्कुल उसको अपना समझने लगते हैं। जब मैं जब मुझे आज भी अगर कोई लीला भाभी के नाम से ही जानता है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन मुझे कभी कभी उन लोगों की साइकोलॉजी समझ में आती है कि वो कितना आइडेंटिफाई करते थे उस कैरेक्टर से।
तो इसीलिए वो उस पल्ले की साड़ी पहनना और बिंदी लगाना और गरबा करना और बा के लिए और भाभीियों के लिए और देवरों के लिए उतना एक जॉइंट फैमिली का जो एहसास था पूरा जो था बाबा और बेबी जी। वो कहीं ना कहीं एक मेरी छवि बनाता गया कि मैं गुजराती ही हूँ। और मुझे बहुत गर्व है कि 4.5 साल के बाद में मेरे जो डायरेक्टर और आप यकीन मानिए उस पूरे यूनिट में सारे गुजराती थे मेरे अलावा। अच्छा। तो गुजराती खानों से लेकर गुजराती बोलना और इतना ज्यादा हो गया कि मेरे घर में भी सब कहने लगे कि तुम तो गुजराती हो गई हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमारी लास्ट डे की पार्टी थी और उसमें जो सर्च स्पीचेस देते हैं तो जेडी ने और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जेडी मजीठिया और आतिश कपाड़िया जिन्होंने लिखा था उन्होंने कहा था कि लीला भाभी इज नाउ गुजरातीफाइड। तो वो अब गुजरातीफिकेशन जो था मेरा वो हो चुका है। तो अब मुझे अच्छा उस हिसाब से शायद इस वजह से मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती लेकिन शायद एक वो जो कि छवि बन चुकी थी लोगों में कि शी वेरी नाइस गुजराती लेडी। तो उसमें शायद उमेश ने और परेश भाई ने से वो उसमें भी चूज किया। मुझे 4 अवार्ड्स मिले थे सिर्फ लीला भाभी के लिए। बधाई हो बहुत बहुत सभी श्रोताओं की ओर से। बहुत शुक्रिया। लेकिन अमेजिंगली आप यकीन मानिए कि फोटोग्राफ में भी यही हुआ। जब रितेश और हमारी बात हुई तो रितेश जी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है कि वो ना ऑडिशन नहीं लेते हैं, वो पर्सनली मिलते हैं लोगों से। अच्छा। तो हनी त्रेहन जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने शायद मेरा नाम लिया होगा। ही लाइक्ड माय फेस एंड द फर्स्ट थिंग ही आस्क्ड इज शी गुजराती। कहा नहीं, बट ही सेड कि नहीं आई वांट टू मीट हर। तो खैर मुझसे मुलाकात हुई एंड देन सारी बातें हुई एंड ही सेड कि मैं एक गुजराती लुकिंग लेकिन नॉन गुजराती पर्सन चाहता हूँ। मैं चाहता ये है टिपिकल गुजराती फैमिली जो लेमिंगटन रोड पे रहती है या मतलब किसी गुजराती उसमें रहती है, वर्ली में रहती है या वर्ली है शायद उसके अंदर, वहां रहती है। लेकिन आई डोंट वॉन्ट अ गुजराती एक्टर। उनका ये बहुत ही क्लियर थे इस बात में। ही डज नॉट वॉन्ट अ गुजराती एक्टर फ्रॉम अ गुजराती बैकग्राउंड बिकॉज वो एक बैगेज के साथ में आएगा। तो जो मेरे लिए वो एडवांटेज बना कि नॉन गुजराती होने के पर भी मैं वो एक न्यूआंस फाइन एक न्यूआंस ही चाहिए था उन्हें। और एक डेफिनेटली बिकॉज वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था तो उसके लिए एक आइडेंटिफाइबिलिटी चाहिए थी, एक ऐसा कॉमन कैरेक्टर जो लगे और ना लगे। तो वो उनको बैलेंस चाहिए था। तो इस वजह से आई कुड गेट दैट कैरेक्टर उस रोल के लिए। उसने जब लास्ट में मुझसे बात की तो उसने मुझसे कहा कि कैन यू स्पीक गुजराती। मैंने कहा मैं टूटी फूटी गुजराती बोल सकती हूँ, मुझे इतनी गुजराती इतनी ज्यादा फ्लुएंट नहीं है मेरी, या मैं ग्रामर से घबराती हूँ। कॉन्फिडेंस है लेकिन थोड़ा सा घबराहट होती है पब्लिक में बात करने से। तो कहने लगा कि ठीक है तो हम विल कीप अ टीचर फॉर यू। तुम क्या कुछ गुजराती के, हालांकि इंग्लिश में है लेकिन और हिंदी बोलनी है कि बाइलिंगुअल जाएगी, तुम कुछ गुजराती के वर्ड्स हम इसमें डाल देंगे। हमने कहा ठीक है। हमारे पास ट्यूटर आ गए, 1 महीने हमने ट्रेनिंग ली गुजराती डायलॉग्स। तो वो डायलॉग्स इतने मजेदार थे और सर इतने अच्छे थे कि हमने कहा हम सारे गुजरातीफाई करते थे। तो मैंने सारे जो है गुजराती में लर्न कर लिया। अच्छा। सारे डायलॉग हिंदी के गुजराती में ट्रांसलेट करके और सीख लिए सारे। तो जब मैं सेट पे गई तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये ऐसे ऐसे करना है। देन वी स्टार्टेड। अच्छा, मेरे साथ में सचिन खेडेकर, मेरे जो ऑपोजिट है वो सचिन खेडेकर की पत्नी जो है वो गुजराती है। अच्छा। वो रहते हैं पार्ला में और वो काफी गुजराती नाटक कर चुके हैं जी। तो मराठी गुजराती उनका फॉर्टे है। तो वहां पर वो मतलब ओ माय गॉड में परेश जी थे, यहाँ पर सचिन खेडेकर थे। उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। और मैं सचिन के साथ में एक नाटक शाम रंग कर चुकी थी जो कृष्ण और राधा पर था। बहुत ही खूबसूरत माइथोलॉजिकल नाटक था वो। तो हमारा एक एक अंडरस्टैंडिंग भी थी जी। खैर जब मैंने ये गुजराती बोलना शुरू की तो रितेश सेड इट्स साउंडिंग वेरी नाइस, सो लेट्स कीप इट लाइक दैट। आई सेड क्या? मैं तो ऐसे अपने लिए कर ली थी। और हम लिप सिंक कर रहे थे, सिंक साउंड कर रहे थे, यानी कि जो साउंड था वही इस्तेमाल होने वाला था, हमको डबिंग नहीं करनी थी। अच्छा। तो उसमें तो और भी बड़ा चैलेंज हो गया। खैर लेकिन कर लिया और बहुत अच्छा लगा वो। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता था कि सानिया जो थी, सानिया मल्होत्रा जो हमारी एक्ट्रेस थी, वो मेरी बेटी का रोल जिसने किया है उसमें। अच्छा, वो पंजाबी
एंड हम दोनों नॉन गुजराती स्पीकिंग, और हम दोनों बैठ के गुजराती सीखा करते थे। अच्छा। નથી કરવું ना मने आवानू छे, तो छे नहीं छे, उस तरह की चीजें हम बाकायदा जैसे बच्चे होते हैं ना, लर्न करते हैं, हम उस तरह से बैठ के लर्न किया करते थे अपने डायलॉग, एंड वो करती थी, कहती थी करेक्ट वो मजा आता था। सानिया के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। गर्ल अच्छा। सानिया इज सो फोकस्ड। अगर आपने नोटिस किया होगा कि आजकल के सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जी, उनका फोकस ही अलग है अपने काम के प्रति, और बिकॉज हर शॉट देते हैं, हर शॉट के पीछे जाकर देखते हैं कि कैसा है, ऐसे कर सकते हैं, उसको वैसे ट्वीक कर सकते हैं। दे आर सो इन ट्यून, इन सिंक। और बहुत अच्छी बात है कि वो अपने काम को इतना सीरियसली लेते हैं। किसी भी काम को मुझे लगता है अगर सीरियसली लिया जाए या उस पर पूरा फोकस या ध्यान दिया जाए तो वो कामयाब तो होगा ही होगा। मुझे लगता है ये बहुत, और एक्स्ट्रा मेहनत तो सारे एक्टर्स को करनी ही पड़ती है। और आजकल के बच्चों का जो ये एक बहुत ही अच्छा एक आया है, और सुविधाएं भी हो गई हैं खैर अब तो बहुत सारी टेक्निकली भी। लेकिन सानिया मल्होत्रा इसमें बहुत सामान्य सी लड़की दिखी है, और बहुत सारे उसमें बहुत ग्लैमरस दिखी है। एक्चुअली क्या हो गया है आजकल, पहले जब 70s में, 60s में, 80s में ये फिल्में जो थी ये 2-2, 3-3 साल बना करती थी जी, तो बहुत फर्क पड़ जाता था कि एक ही रोल को एक एक्टर जो है वो 4 सेट पे जा रहा है 4 रोल्स करने के लिए जी। तो उस तरह की फिल्मों का वो आप देख सकते थे। आजकल फिल्में जो बनती हैं वो कैप्सूल में बनती हैं कि आपका हमारा पूरा 1.5 महीना 2 महीना ब्लॉक कर दिया जाता है जी। और हमें उसी समय के अंदर हमें उस कैरेक्टर के साथ रहना है जी। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर हमने, और उससे पहले प्री प्रेप शुरू होते हैं हमारे, वो प्रेपरेशन जो होता है, जो हमारे वर्कशॉप्स होती हैं, बाकायदा वर्कशॉप्स में हर तरीके से लेकर, मतलब आपके सिर्फ कैरेक्टराइजेशन ही नहीं, लेकिन वो कैसे उठेगी, कैसे बैठेगी, कैसे करेगी, क्या कपड़े पहनेगी, किस तरह से रिएक्ट करेगी, अच्छा। उस माहौल में कैसे ढलेगी, तो पूरी तरह से कैरेक्टर्स के अंदर ढल जाते हैं और वो 1.5 महीने की एक जिंदगी जीते हैं, उसी में जीते हैं। इसीलिए शायद वो ज्यादा इफेक्टिव भी होता है जी। और उसी में से निकल आते हैं। तो आसानी हो गई है अब हर रोल में ढलना और उसको अच्छे से बखूबी निभाना और उसमें से बाहर निकल जाना। इसीलिए आप अलग अलग किरदारों में देखते हैं। आप जैसे रणबीर कपूर को देख लें जी, इतने सुंदर, हर तरीके का रोल उसका अलग होता है। रणवीर सिंह देख लें, शौर्य देख लें, आप फरहान अख्तर देख लें, आप जिस एक्टर को आज आप दिखाएं, आयुष्मान को देख लें अगर आप तो हर कैरेक्टर की बिल्कुल लगता है कि इनके अलावा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। ये बात और यही बात अगर आज आप देखें कि अमिताभ बच्चन जी वही हैं जो इतने साल पहले इतने बड़े हमारे एक्टर, और आज की डेट में वो उन्होंने कितनी खूबसूरती से इस माहौल में भी अपने आप को ढाला है कि गुलाबो सिताबो भी करते हैं और पीकू करते हैं और पिंक भी करते हैं, बिल्कुल। तो ये भी तो कमाल है सर। तो उनसे तो सीखने वाली बात ये है कि बदलता माहौल, बदलते चीजों के साथ में अपने आप को ढालना बहुत बड़ा एक एडवांटेज है हमारे लिए। लुब्ना जी, बहुत सारे अभिनेताओं की आपने बात की, रणबीर कपूर से आपने बात शुरू की थी जी, तो इन पूरी लंबी फहरिस्त में कौन सबसे आपका प्रिय है? मुझे तो रणबीर बहुत प्यारा सा लगता है। चलिए, ये तो हो गई हीरो की बात। अब अगर हम बात करें अभिनेत्रियों की, तो आप किससे मुतासिर हैं इस वक्त आजकल? आलिया भट्ट। देखिए, आलिया भट्ट से मैं कितना इंस्पिरेशन लेती हूँ मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं कहने को उम्र में बड़ी हूँ, सीनियर हूँ, लेकिन आलिया इज so inspiring in all the kinds of roles she does। बिल्कुल लगता है कि ये अद्भुत एक्ट्रेस है और क्या कमाल का वो करती है। बहुत सालों के बाद एक फ्रेशली फ्रेश टैलेंट इस तरह से निकल के आया है। और हम जब बातें करते हैं कि हमें स्मिता पाटिल बहुत अच्छी लगती थी, या फिर हमें वहीदा रहमान बहुत अच्छी लगती थी, या रेखा अच्छी लगती थी, तो आज की डेट में मुझे आलिया बहुत पसंद है। तो आलिया भट्ट की जब बात चल रही है तो उनका भी कोई गीत हम लोग सुन लें इस वक्त? आलिया का डियर जिंदगी का एक गाना था, डियर जिंदगी का। डियर जिंदगी का गाना बहुत अच्छा है। आजकल फिल्मों में जो प्राकृतिक वातावरण आसपास होता है, एम्बियंस का जिसको कहते हैं, कि जहां हम शूटिंग करते हैं उसके आसपास, जैसे कि साइकिल जा रही है, स्कूटर जा रहा है, कार जा रही है, ट्रेन है, उन सब की आवाज वैसे ही लेते हैं। जबकि पहले की अगर हम फिल्में देखें तो उसमें विशेष तौर से उसका पार्श्व संगीत बनाया जाता था और इफेक्ट्स और उसका पूरा साउंड। तो ये परिवर्तन क्या लगता है आपको?
कैसा लगता है और ये परिवर्तन क्यों आया, क्या लगता है आपको? फिल्में भी बदली, वक्त बदला, माहौल बदला, चीजें बदली। पहले फिल्में भी तो देखिए रिलेशनशिप पे बना करती थी, इमोशनल ड्रामे पे बना करती थी। अक्सर 1/4 ऑफ द फिल्म तो इसी में चली जाया करती थी कि लड़का लड़की कब मिले, और फिर सारा जो प्रॉब्लम होती थी कि वो अब अब बिछड़ गए हैं, तो उसमें बहुत संभावना होती थी कि गानों के साथ में, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में उन चीजों को एनहांस करना, डायलॉग्स के साथ में, तो वो सारी चीजें बनकर एक अच्छा सोशल ड्रामा या एक फैमिली ड्रामा बना अलग दुनिया में ले जाते थे की दुनिया, बिल्कुल अलग दुनिया में। और वो दुनिया अच्छी भी लगती थी क्योंकि वो दुनिया आम दुनिया नहीं होती थी, इसलिए फिल्में देखने का भी मजा अपना एक और ही था, वो दौर ही कुछ और था। और उसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गाने के हवाले से अगर आप देखें तो या बैकग्राउंड के हवाले से देखें तो फिल्में धुलती गई, मुझे लगा है बहुत तीनों सीधी सीधी होती गई। फिर वो कश्मीर आ गया, फिर उसके बाद में स्विट्जरलैंड आ गया, तो उसके हिसाब से गाने बनने लगे, उसके हिसाब से संगीत होने लगा, संगीत बनने लगा, कहानियां बनने लगी। 80s का दौर बहुत ही अलग था, 90s बहुत अलग था, और आज तो बिल्कुल ही अलग हो गया है। हम वक्त बदला है, हम भी बदले हैं, लेकिन ये जैसे समाज बदला वैसे सिनेमा तो बदला ही है, और रियलिस्टिक के नाम पर जो आजकल हम लोग कर रहे हैं वो तो कमाल ही कर रहे हैं। पहले हम लोग जैसे फैमिली के साथ में बैठकर हम एक फिल्म आराम से देख सकते थे। बासु चैटर्जी की फिल्में हो या बहुत ही अच्छी अच्छी फैमिली, साफ सुथरी धुली धुली फिल्में होती थी। आज लगता है कि सिनेमा सिर्फ अकेले देखने के लिए बना है, आप अकेले देख लें या मोबाइल पे देख लें या आप किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख लें। और इतना ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म चूंकि पिछले साल की कोरोना की वजह से जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो बूम आया है और जिस तरह से लोगों ने उसे देखना शुरू किया है, तो वो एक पैरेलल सिनेमा जैसा ही बन गया है, पैरेलल दिस थिंग फॉर सिनेमा, कॉम्पिटिशन फॉर सिनेमा बन गया है। तो क्योंकि सिनेमा भी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रहा है, तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कंटेंट नहीं बनता है कि आप साथ में फैमिली के साथ में देखें। मैंने अभी 3-4 वेब सीरीज में काम किया, मतलब कोरोना के समय में मैंने 3 वेब सीरीज की हैं, उनमें से बहुत इंटरेस्टिंग था। एक मेरा सीरीज है आम आदमी फैमिली, जो शर्मा जी हैं दिल्ली वाले, और हम 3 सीजन उसके कर चुके हैं, और आप यकीन, मतलब सब लोग देखना चाहते हैं। फैमिली है तो मतलब पूरी, जो मुझे आते हैं रिव्यूज और जो लोग लिखते हैं हमें, वो कमेंट्स में ये लिखते हैं कि दिस इज द ओनली ड्रामा विच आई कैन वॉच विद माई पेरेंट्स एंड फैमिली। मैंने कुछ और ऐसे किए हैं जिसमें कल ही मेरी सिस्टर आई थी और अभी एक हाल ही में कुछ रिलीज हुआ है, तो वो कहने लगी कि पहला एपिसोड हमने देखा लुबना, फिर सेकंड एपिसोड जो था वो बेटा बैठा था साथ में विवान, तो शायद मैंने सोचा कि मैं बाद में देखूंगी। अब आप बताइए, हम नहीं चाहते कि हम इस तरह का काम करें, या ऐसी कोई बात भी नहीं है उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। और चूंकि हमें फ्रीडम मिल गई है तो हमें कुछ भी कह देना है, ये थोड़ा अति हो जाता है। दिस इज व्हाट आई फील। पहले हर चीज में नजाकत हुआ करती थी, नफासत हुआ करती थी, सलीके से चीजों को पेश किया जाता था। डाइल्यूट हो गई है जी। तो हमें हमारे लिए तय करना पड़ेगा कि अब हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। मुझे हमेशा ये लगता है कि आप जो है वो हम रिमोट अपने हाथ में रखिए, दैट इज द ओनली वे टू स्टॉप ऑल दिस थिंग्स। कंट्रोल। पहले कंटेंट अलग था, तो आज का दौर, जब आप जिस सवाल से ये बात शुरू हुई, वो ये थी कि हम रियलिस्टिक आवाज और रियलिस्टिक साउंड करते हैं। पहले गानों का महत्व हुआ करता था, पहले हम इतनी आराम से, इतने खुले माहौल से चीजें दिखाते भी नहीं थे। 2 फूल मिल गए, जो कैमरा था वो पैन हो गया हरियाली की तरफ, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। आज की डेट में आप वही चीज किस तरह से दिखा रहे हैं, आप देखिए तो कहाँ जगह रह गई है। एक ब्यूटीफुल, एक बड़े खूबसूरत ढंग से किसी अंदाज में कहने की कोई बात। लुबना जी, यहाँ पर समय हो रहा है कि हम एक गीत सुन लें, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगी? देखिए, अगर आजकल के कुछ कहें तो गीतों में से मुझे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सारे अच्छे लगते हैं, तो अगर उसमें से आप सुना जरूर बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, टेक्निक भी बदली है। जैसे अभी जो मैंने फिल्म की थी रितेश बत्रा की, जो अपने फोटोग्राफ फिल्म है, जैसे मैंने आपसे कहा था सिंक साउंड है, तो उसमें वो हर चीज का साउंड ले रहे थे, हर चीज का साउंड ले रहे थे। फ्रेंच टीम थी हमारी साउंड की,
साउंड इंजीनियर्स जो थे वो फ्रेंच थे, एंड उनके माइक्स अलग, उनको ये सब चीजें, माहौल देखने का तरीका अलग, कि वहां से स्टेशन से ट्रेन गुजरी वो भी उनको साउंड चाहिए, और डायलॉग पे हावी नहीं होना चाहिए। तो हम एज एक्टर्स, आप यकीन मानिए, हम लोगों को इन चीजों की तैयारियां करनी पड़ती हैं बाकायदा। अच्छा। कि इफ देयर इज अ साउंड पासिंग तो मेरे डायलॉग्स ऊपर जाएंगे, किस पिच पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, या मैं प्रभावित होंगी उस साउंड से या नहीं। तो इस तरह की हमारे हमारी तैयारी होती है, उस ट्रेनिंग अलग ढंग से होती है। ट्रेनिंग में आ गया है ये सारा हिस्सा। और आजकल सभी सिंग साउंड कर रहे हैं, जैसे कहते हैं आप जिस भी तरह से शूट कर रहे हैं कलर करेक्शन हो जाता है जी। हाँ। कलर करेक्शन का मतलब ये है कि मतलब आप इस समय जो पीला है या जो नीला है वो बड़ा मटमैला सा लग रहा है जी। वो वहां जाके वो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप पिंक दिखाई दे रहे हैं, आपने बहुत ज्यादा मेकअप लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां जाके आपका मेकअप ठीक हो जाएगा। पहले अगर आप देखें तो वो एक पिंकिश वो ह्यू आया करती थी, वो ईस्टमैन कलर की उसकी वजह से। आज की डेट में कहते हैं आप नो मेकअप लुक, और नो मेकअप लुक में जैसे नो मेकअप मतलब देयर इज नो मेकअप। और अक्सर आप देखें तो जो कैमरा इतना खूबसूरती था, हमारे मोबाइल कैमराज ही इतनी पावरफुल से हमारी स्किन और एक रोंगटों को भी दिखा देता है। तो आप सोचिए बड़े पर्दे पर कैसा लगता होगा। बिल्कुल। बट दैट इज अ ट्रेंड, नो मेकअप लुक, एंड डेफिनेटली इट इज अ यूरोपियन इन्फ्लुएंस और फॉरेन इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है, रियलिस्टिक भी बनाता है उन सब चीजों को। लेकिन हम ये सब चीजें करते हैं और कुछ बातें जो हम छोड़ देते हैं वो ये है कि हम अपने कंटेंट पर भी तो ध्यान दें। हाँ, ये बात तो है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके, इस तरह रूबरू होके। बहुत बहुत धन्यवाद लुब्ना जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे रंगमंच फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री लुब्ना सलीम से रेणु चतुर्वेदी की टेलीफोन पर हुई फिल्मी गपशप का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग विनायक तलवलकर, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है, रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है, डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।